हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 4 मई 2022 के करंट अफेयर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, स्टडी अच्छी चल रही होगी। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम क्या है, इसको इंडिपेंडेंस डे 2022 के उपलक्ष्य में इंडियन नेवी में शामिल किया जा रहा है। तो इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। क्या नाम है? आईएनएस विक्रांत। इसकी खास बात यह है कि इसको 23,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। कितनी लागत से? 23,000 CR। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो टोटल इसकी लेंथ है 262 मीटर, ये लंबा है। इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो 62 मीटर ये चौड़ा है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 59 मीटर। और इसको बनाने में जो टोटल 60% कंपोनेंट हैं इसके, वो भारत से ही हैं। और 40% कंपोनेंट में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो इम्पोर्टेड है। और टोटल अगर बात करें इस आईएनएस विक्रांत में कितने कंपार्टमेंट हैं, तो 2300 कंपार्टमेंट हैं, 2300 कंपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य का रेलवे स्टेशन है मियाँ का बाड़ा जिसका नाम है, इसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान। और अब इसको महेश नगर हाल्ट के नाम से जाना जाएगा। 2018 से लेकर 2022 तक ये कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम बदला गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नज़र डालिएगा। उत्तर प्रदेश का मुगल सराय रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल के अब दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जंक्शन, इसका नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन हो गया है। उत्तर प्रदेश का फैज़ाबाद जंक्शन, इसका नाम बदल के अयोध्या कैंट हो गया है। उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन जो हुआ करता था, इसका नाम भी बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और 2021 में ही मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति कर दिया गया है। और अभी 2022 में राजस्थान का जो मियाँ का बाड़ा है, इसको बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान के बरमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस घड़ियाल अभी भारत की तरफ से मेडिसिन एड लेकर कौन से देश में पहुंचा है, जिसमें सागर 9 मिशन के तहत हमने इस देश को मेडिकल एड प्रोवाइड किया है। तो ये है श्रीलंका। हम सभी को पता है, ऑलरेडी मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, कि श्रीलंका के अंदर पहले इकोनॉमिकल क्राइसिस रही, फिर फूड क्राइसिस भी रही, उसके बाद पेट्रोलियम क्राइसिस आ गई। इन सारी चीज़ों के चलते अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से आईएनएस घड़ियाल को रवाना किया गया था। और आईएनएस घड़ियाल श्रीलंका के अंदर 107 तरीके की दवाओं को लेकर पहुंचा है। और इन सारी मेडिसिन को अगर मिला दिया जाए तो ये 760 किलो है इसका वजन। श्रीलंका में इस टाइम पर मेडिकल एड की इतनी ज़्यादा क्राइसिस हो गई है कि वहाँ पर सर्जरी तक नहीं हो पा रही है लोगों की, इतनी भी दवाएं नहीं हैं। तो जिसकी वजह से भारत सरकार ने मदद वहाँ पर भेजी है। आपको ध्यान रहे, पिछले कुछ टाइम में श्रीलंका को भारत सरकार की तरफ से $3 बिलियन की मदद दी जा चुकी है। कितनी? $3 बिलियन की। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्यौरा देख लीजिए। $1 बिलियन की हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है एसेंशियल्स के लिए, कि वहाँ पर लोगों को डेली यूज़ की जितने भी आइटम्स हैं उनकी कोई भी कमी ना होने पाए। इसके बाद $1 बिलियन दिए गए हैं एशियन क्लैरिटी यूनियन फ्रेमवर्क के तहत, जिसके तहत वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कराया जाए। इसके बाद $500 मिलियन अभी भेजे गए थे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, जब वहाँ पर ईंधन के दाम बहुत हाइक हो गए थे और पेट्रोलियम खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे सरकार के पास। और $400 मिलियन अभी हाल ही में भेजे गए थे बायलैटरल करेंसी स्वैप के लिए, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो ये अपनी करेंसी में, जाहिर सी बात है, अगर वो कर्जा चुकाते हैं तो उस केस में कोई कंट्री इनसे कर्जा तो लेने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी करेंसी की जो वैल्यू है ये बहुत कम है। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत ये जो भी लेन देन बाहर से करें वो डॉलर में कर सकते हैं। इस वजह से इनको $400 मिलियन दिए गए। तो एक और एक दो, और उसके बाद 900 मिलियन इधर हो गए। टोटल करीब करीब $3 बिलियन की मदद जा चुकी है। इसी में अगर आप ये दवाइयाँ मिला दें तो 3 बिलियन तो हो ही जाएगा बहुत आराम से। सागर 9 मिशन इसका नाम रखा गया है। सागर का फुल फॉर्म है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। श्रीलंका में इस टाइम पे महिंदा राजपक्षा की सरकार है
और इनके भाई गोताबाया राजपक्षा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आपको मैंने 4 से 5 दिन पहले बताया था कि श्रीलंका में इनके प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा को तख्त से उतारा जा सकता है, क्योंकि श्रीलंकन पीपल्स का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है। श्रीलंकन पीपल लगातार मांग कर रहे हैं कि महिंदा राजपक्षा को प्रधानमंत्री की पोस्ट से रिजाइन करना चाहिए। भूटान में इस टाइम पे लोटे शेरिंग की सरकार है, रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है और नेपाल में शेर बहादुर दोयबा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका हैज एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन विद इंडिया फॉर फ्यूल, हाउ मच अमाउंट। कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको बताया ना कि फ्यूल के लिए भी इनको हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ईंधन खरीदने के लिए भारत सरकार से कितनी मदद और ली है? $200 मिलियन की और मदद ली है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। इस लाइन ऑफ क्रेडिट को 100 मिलियन से बढ़ाकर 200 मिलियन कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, श्रीलंका के अंदर जो इन्फ्लेशन है ये अप्रैल में 30% था और मार्च में 18.7% था। तो आप ऐसे समझ लो, मार्च में 18.7% और अप्रैल में सीधा बढ़ के 19-20 नहीं हुआ, 30% हो गया। मैं आपको इकोनॉमी में भी पढ़ाता हूँ कि इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है, मतलब जिसको हिंदी में आप बोलते हो मुद्रास्फीति, लेकिन लिमिटेड तौर पे। ये इन्फ्लेशन घातक हो सकता है और जाहिर सी बात है इसका असर श्रीलंका की इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जब होने लगे, इसका मतलब यह है कि मार्केट क्रैश करने वाला है। श्रीलंका में यही स्थिति बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेसल विल बी बिल्ड। कहने का मतलब यह है कि भारत का ये कौन सा शहर है जिसमें भारत में पूरे तरीके से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेसल बनाया जाएगा। मतलब एक ऐसा जहाज जो कि हाइड्रोजन से चलेगा, पेट्रोलियम से नहीं चलेगा। इसको बनाया जाएगा कोचीन में, और कोचीन में इसको कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड बनाएगी। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और इसको पूरा बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत। इस टाइम पर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास है और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्रीपद यशो नाइक। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं तरुण कपूर। तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब सलाहकार होंगे आगे से। इससे पहले ये पेट्रोलियम सेक्रेटरी की पोस्ट भी संभाल चुके हैं। अभी 2021 में ही इनका जस्ट रिटायरमेंट हुआ है पिछले साल। और इतना ही नहीं, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरुण कपूर पीएम नरेंद्र मोदी के नए एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूना डे कौन से दिन मनाया गया? तो विश्व टूना दिवस हर साल मनाया जाता है मई की 2 तारीख को। टूना बेसिकली एक मछली की प्रजाति होती है और पूरे वर्ल्ड में इसका कंजम्पशन काफ़ी हाई है। लेकिन वर्ल्ड टूना डे मनाने के पीछे का मोटो ये है कि इसका कंजम्पशन जितना ही हाई है उतनी ही तेज़ी से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। और इसका रीज़न है ओवर फिशिंग करना, इलीगल फिशिंग करना। तो इस दिन को मनाने के पीछे का मोटो है कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना कि टूना फिश का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और इन्हें बचाया जाए, क्योंकि टूना फिश एक ऐसी मछली है जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा काफ़ी हाई आपको मिलती है और विटामिन B12 भी इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा दूसरे भी मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं प्रोटीन के साथ। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी जगह है जहाँ पर अभी हाल ही में DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक 52 एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण किया गया? तो DRDO ने टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण अभी हाल ही में किया है जैसलमेर में, राजस्थान के। और ये जैसलमेर के अंदर पोखरन फायरिंग रेंज है जहां पर इसका परीक्षण किया गया। इस गन की खास बात यह है कि ये 155 मिलीमीटर कैलिबर की है। दूसरी चीज़, इसकी जो टेस्टिंग है ये 26 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी और ये 2 मई तक चली है। इस बार इसका ये जो प्रो वर्जन लॉन्च किया गया है टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम का, इसकी खास बात यह है कि इसका निशाना पहले से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। DRDO की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इनको 2 साल पहले मिसाइल सिस्टम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसको निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं जनरल तेज कौल। कौन है? जनरल तेज कौल। ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं
और ये जम्मू कश्मीर और पंजाब रीजन में एक नहीं कई सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके हैं सफलतापूर्वक। इस वजह से इनको निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में आर्मी चीफ कौन बने हैं? ये है जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे इंडियन आर्मी में पहले ऐसे चीफ बने हैं जो कि इंजीनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वेट लिफ्टिंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने गोल्ड जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं खिलाड़ी, इनका नाम है हर्षदा शरद गरुण। इन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड बेहतरीन फोटोग्राफर्स को दिया जाता है। और ये फोटो जो आपको दिख रही है इस फोटो का नाम है कबाबियाना और ये फोटो ली गई है देवदत्त चक्रवर्ती के द्वारा। और ये फोटो जम्मू कश्मीर के अंदर एक कबाब बेचने वाले व्यक्ति की ली गई है। तो इस फोटो की वजह से इनको पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है। इस फोटो को सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रेज किया जा रहा है। इसके अलावा पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर अवार्ड कैटेगरी में और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि ये जो आपको बीच वाली पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर को आप देखिए। ये पिक्चर बांग्लादेश की एक ब्रिक फैक्ट्री की है जहां पर ईंटें बनाई जाती है। इस पिक्चर को लिया है फैजल अजीम ने, इनको भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यंग कैटेगरी में, यंग 15 to 17 कैटेगरी में ये जो फोटोग्राफर हैं इनका नाम है जोजीत दास। इन्होंने ये फोटो ली है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये जो पिक्चर है इसका नाम है पॉट ऑफ टी और ये पिक्चर ली है किम बैन्स ने। इनको सम्मानित किया गया है स्टूडेंट फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फूड फोटोग्राफर की कैटेगरी में कई सारे लोगों को सम्मानित किया गया है। इन तीनों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि ओवरऑल विनर कौन रहे, तो ओवरऑल विनर रहे हर एक कैटेगरी का मिलाकर कंपाइल फॉर्म में, तो ये हैं देवदत्त चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जब दिया जाता है तो इसके साथ कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? इसके साथ 5000 यूरो की धनराशि दी जाती है। कितनी? 5000 यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो फार्मा एक्सपोर्ट सेक्टर है इसकी ग्रोथ कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? तो पिछले सत्र से अगर इसके सत्र में कंपेयर किया जाए तो इसमें 103% की सीधे सीधे बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये एक बहुत अच्छा साइन है। 2013 से 14 के सत्र में अगर देखा जाए तो उस टाइम पर फार्मा एक्सपोर्ट सेक्टर का जो व्यापार था ये 90,415 करोड़ का हुआ करता था। लेकिन अभी इसको कैलकुलेट किया गया है 2021 से 22 के सत्र में, तो ये बढ़कर हो चुका है 1,83,422 करोड़ का। तो अगर आप दोनों फिगर्स में डिफरेंस देखोगे तो 103% की बढ़ोतरी सीधे सीधे देखने को मिली है। अल्टीमेटली मोटा मोटा आप ये बोल सकते हो कि 2014 से लेकर 2022 के सत्र के बीच में भारत की तरफ से लगातार जो मेडिसिन हैं इनको एक्सपोर्ट किया गया है और इसमें हमें 100% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एससीओ के द्वारा, एससीओ जिसको हम लोग बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एससीओ ने 8 वंडर्स की लिस्ट में अपने किसको शामिल किया है? इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जगह दी है 8 वंडर्स की लिस्ट में। एससीओ के द्वारा 8 वंडर्स जो ये हैं यहाँ पर मैंने लिस्ट कर दिए हैं, इनको भी एक बार देख लीजिएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि भारत का एक मोनूमेंट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था, गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ये सतपुरा और विंध्य माउंटेन रेंजेस के बीचों बीच पड़ती है और इसकी खास बात यह है कि इस स्टैच्यू की जो हाइट है ये 182 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिनको स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से बहुत जल्द सम्मानित किया जाएगा? तो यूनिसेफ के ऑडिट के बाद फैसला लिया गया है कि बिहार के अंदर 26 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये 26 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा है। साफ सुथरी शिक्षा, साफ सुथरे इंफ्रा के तहत और साथ में पीने का बिल्कुल स्वच्छ पानी बच्चों को प्रोवाइड किया गया है। मिड डे मील भी बिल्कुल स्वच्छ तरीके से प्रोवाइड किया गया है। इस वजह से इन 26 विद्यालयों को बिहार के अंदर सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं इनका नाम है अंशुल स्वामी।
ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। इससे पहले ये रत्नाकर बैंक लिमिटेड में रिटेल चीफ के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया है तो ध्यान रखिएगा, ये हैं सुवीर कुमार गुप्ता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुवीर कुमार गुप्ता। और सुवीर कुमार गुप्ता जो हैं ये को फाउंडर हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो अब अंशुल स्वामी संभालेंगे शिवालिक को। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। सुदर्शन सीरीज चल रही है अनअकैडमी पर। ये सारी क्लासेस सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। SSC CHSL और NTPC एग्जाम के लिए मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। 3 मई से लेकर 14 मई तक ये सीरीज चलने वाली है। कल पहली क्लास हो चुकी है करंट अफेयर की। आज शाम को 5 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होगी, तो क्लास देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज की हर एक क्लास आपके लिए। सभी क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, तो तुरंत जाइए, हर एक पे क्लिक करके खुद को एनरोल कर लीजिए। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड 11777 है, ये कोड डाल दीजिएगा, आपकी क्लास खुल जाएगी। तो शाम को 5 बजे मुलाकात होती है स्टैटिक जीके की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।